डिवाइसेस में अपना लॉग आउट लॉगिन कर लिया, लॉग आउट कर लिया, रिस्टार्ट कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। तो ओके इसके हुआ ओके, कोई बात नहीं, वो बस ट्राई आप, करूंगा। फ्यूचर में भी नहीं लगा तो भी फिर इसी से कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे। हाँ कोई बात नहीं, जब अटेंडेंस मार्क करूंगी ना मैं, तो मुझे बता देना, मैं आपका नाम उसमें ऐड कर दूंगी एक। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में याद दिला दूंगा। हम्म। हाँ जी भाई, टेस्ट दिया था हम लोगों ने, यस मैम। कैसा किया था Yes, ma'am. टेस्ट? पूछो मतलब मैम ज्यादा अच्छा नहीं है। मैम बेकार क्या था? बेकार मैम। 70%। ये तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बोल रहे हैं बेकार। ठीक ठाक मैम। ठीक ठाक किया मैम था? अच्छा नहीं गया था मैम। अच्छा नहीं गया था, और क्यों नहीं अच्छा गया था भाई? मैम अच्छा नहीं गया। पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया इतना लिखने के लिए, स्पीड थी नहीं इतनी। मैम कंफ्यूजन हो गया था, उसमें वो क्वेश्चन भी ऐड करना था उसका आंसर। कंफ्यूजन हो गया था, तो कंफ्यूजन कौन ठीक करेगा? स्पीड कौन बढ़ाएगा? यस मैम। हम ही बढ़ाएंगे ना? यस यस मैम। मैम। ऐसा तो नहीं है कि मैडम अभी कार्बन कॉपी लेके बैठेंगे, सबका टेस्ट लिखेंगे। आपने पेपर अच्छा किया है। आस्था, आस्था ज्वाइन है? आई थिंक आस्था ज्वाइन नहीं है। आस्था ने टेस्ट अच्छा अटेम्प्ट किया है। ओके, एक्चुअली आप लोगों का टेस्ट छूट गया है, मैंने बाकी सबका चेक कर दिया, आप ही लोगों के टेस्ट छूट गए हैं मुझसे चेक करने को। ये मैं चेक करके आपको मार्क्स शेयर करूंगी, बिकॉज आई थिंक काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंटेंट बहुत कम लिखा है। मैम और हाँ जी, मैम हिमेटोपोइसिस और मैम हीमोपोइसिस दोनों डिफरेंट होते हैं? दोनों एक ही होते हैं, दोनों में ही सेल की जनरेशन होती है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस वो थोड़ा सा वर्ड उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, एक ही चीज है। मैम तो मतलब जैसे इरेथ्रो जितना मैंने चार्ट बनाया मैम, वो तो उस हिसाब से सही होंगे ना? जैसे मैंने वो पूरा मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैम मैंने चार्ट से, मतलब आपने बोला था कि चार्ट से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने चार्ट से एक्सप्लेन किया था। नहीं, चार्ट से एक्सप्लेन किया था तो मतलब आपने इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस तीनों एक्सप्लेन करी होगी ना प्रोसेस। मैम एक्चुअली वो जो आपने चार्ट बनवाया था जिसमें स्टेम सेल से डिवाइड हो रहे थे मैम, मैंने वो चार्ट बनाया था जिसमें अनकमिटेड, अनकमिटेड, कमिटेड, वो वाला बनाया आपने? दोनों बनाया मैम मैंने। वो स्टेम सेल से जो डिवाइड होके लास्ट में वो इरिथ्रोसाइट्स और वो सब बनते हैं डब्ल्यूबीसी के, वो भी बनाया, और अनकमिटेड और कमिटेड वाला दोनों बनाया था मैम। बट मैम कंटेंट जो थ्योरी होता है मैम, वो मैंने कम लिखा एक्चुअली चार्ट बनाने के टाइम, मतलब उसके बाद नहीं टाइम नहीं देखो, मिला मैम। वो चीज तो मैंने आपको ये कही थी कि इन केस अगर आप कुछ ना कर पाओ तो आपको चार्ट्स तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, ताकि कुछ ना से आप कुछ तो बेटर हो, कुछ लिख कर आए। मेन चीज जो मुझे अभी तक नोटिस हुई है वो ये है कि एक तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता कि स्टार्ट हमने करना कैसे है, जितना मैंने देखा है, क्योंकि अभी जो मैंने आप लोगों के कुछ टेस्ट देखे भी हैं उसमें ऐसा किया हुआ है कि हमने थोड़ा सा हिमेटोपोइसिस की डेफिनेशन लिख दी है और फिर नीचे सेल्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। उसमें कहीं चार्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, कहीं उसमें आपने फ्लो चार्ट नहीं एक्सप्लेन किया है, और कहीं पर भी ये पूरा प्रोसेस नहीं बता रखा कि अगर आप एरिथ्रोपोइसिस बता रहे हैं, ऑब्वियसली एरिथ्रोपोइसिस में आरबीसी आएंगे, आप आरबीसी को आगे एक्सप्लेन करोगे। मैं नहीं कहती पूरा एक्सप्लेन करो, आप आरबीसी को एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करो, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए, उसकी कैसी शेप होती है, क्या उसका हाफ लाइफ होता है, ठीक है, कितना उसका सर्वाइवल टाइम होता है, लाइफ स्पैन कितना है, हेडिंग्स बना के चार्ट बना दो। कौन कहता है आपको सारा पैराग्राफ में लिखना है? कंटेंट को लिखने का तरीका होता है, जो कि मुझे यहाँ आपके बैच में भी लैकिंग लगा कि हमें तरीका नहीं पता, लेकिन आस्था ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसने। मैं ये नहीं कहती बहुत ज्यादा किया है, लेकिन जो पॉइंट ऐड करने चाहिए थे वो उसने ऐड किए हैं उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद उसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के बाद उसने उसे एक्सप्लेन किया है, उसके बाद उसने ये भी लिखा है कि जो आपके आरबीसीज होते हैं वो क्या चीज होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ज्यादा नहीं बट किया है, फिर डब्ल्यूबीसीज एक्सप्लेन करें, फिर प्लेटलेट्स करें, मतलब शी नो हाउ टू राइट। अगर वो और अच्छे से लिखेगी तो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि द परफेक्ट, लेकिन हाँ
उसे मालूम है कि लिखना कैसे है। आपको भी वैसा लिखना है कि प्रोसेस में ये नहीं लिखना है कि हम अनकमिटेड लिखना शुरू कर देंगे या कमिटेड प्लूरिपोटेंट सेल्स एक्सप्लेन करेंगे। द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग, क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या कह रहा है, डिफाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन हेमेटोपोइसिस। अब तुम हेमेटोपोइसिस बता रहे हो, या तो तुम वो फ्लो चार्ट सबसे पहले बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट बना दिया, उसको एक्सप्लेन करने की वहां पर जरूरत नहीं है जहां तुम अनकमिटेड और वो कमिटेड लिखते हो। उसके बाद जब तुम हेमेटोपोइसिस का चार्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप उसमें सारे का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करो। जब उसमें सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो पूरा होगा। आपको वो अनकमिटेड और कमिटेड वाला जो आपने CFU, कई लोगों ने CFU वगैरह सब एक्सप्लेन कर रखे हैं, दैट इज नॉट नीड टू एक्सप्लेन, वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में अकेला हेमेटोपोइसिस के पास इतना कंटेंट है कि तुम्हारे 10 से ज्यादा का कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर तभी तुम कहते हो ना कि मैम हम लिख नहीं पाए जितना लिखना चाहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है पहले उस पर फोकस करो कि ये इतना पूछा है, और अगर आप भूल जाते हो तो क्या किया करो, शीट के साइड में मार्जिन ड्रॉ कर लिया करो। जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए मार्जिन बनता है, उस मार्जिन में पॉइंट लिखा करो, ठीक है, हेमेटोपोइसिस है, सबसे पहले मुझे डेफिनेशन लिखनी है शॉर्ट फॉर्म में DEF, देन मुझे टाइप्स लिखनी है, टाइप्स लिख दी, फिर मुझे ये सेल एक्सप्लेन करने हैं, ऐसे मुझे ऐसे डिजीज बतानी है। बाद में जब सारा टॉपिक तुम्हारा लिख के फिनिश हो जाएगा, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, उसको क्रॉस चेक करो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, अपने आप तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इतना बार बार सोचना नहीं पड़ेगा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, वो सोचने का काम एक बार में करके सिर्फ लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत है, इसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छे से होगा। आप कम लिखोगे तो नंबर भी कम ही मिलेंगे, ठीक है। और प्लीज स्पीड बढ़ाने की थोड़ी कोशिश करो, आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आपको परेशानी होएगी, क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, और क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर पास होने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ मत करो कि आपके क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है। यस मैम। तो मुझे पेपर ma'am. में ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि आपको जो बताया जा रहा है वो चीजें हमको लिखनी है। मेन चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो मेन चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो क्वेश्चन का पार्ट वो नहीं छूटना चाहिए। अदर देन एक्स्ट्रा लिखो, नो प्रॉब्लम, उसमें अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट आपसे पूछा गया वही ना एक्सप्लेन कर पाओ तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। आप सारा टाइम वो CFU एक्सप्लेन करते रह जाओ, हेमेटोपोइसिस की तीनों प्रोसेस एक्सप्लेन ही ना कर पाओ तो फिर क्वेश्चन तो पूरा हुआ नहीं आपका, जो मैम पूछा उसका आंसर तो मिला नहीं। हाँ जी मैम, जो नोट्स थे ब्लड वाले उसमें ल्यूकोपोसिस के बारे में ज्यादा कुछ था नहीं। क्यों, उसमें WBCs के बारे में नहीं लिखा हुआ है? नहीं मैम, WBC से जैसे जैसे जिथ्रोपोसिस के बारे में काफी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वैसे एजिथ्रो ल्यूकोपोसिस नहीं है बेटा, वो एरिथ्रो है। जो भी है मैम। जो भी है नहीं, एजिथ्रो तो दवाई हो जाती है। हाँ क्या, तो वो मैं कर लूंगा प्रोनाउंसिएशन सही अपनी। वो जो ल्यूकोपोसिस है उसके बारे में मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्यों, उसमें सारा एक्सप्लेन तो कर रखा है। ल्यूकोपोइसिस में आपके WBC बनते हैं, तीनों तरह के सेल्स को, बेसोफिल्स को, एसिनोफिल्स को, सबको एक्सप्लेन तो कर रखा है उसमें। एक मिनट मैम, मैं अभी देखता हूँ। और प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट गलत दवाई का नाम लेंगे तो मरीज के पास गलत दवाई ही जाएगी। जैसे इजी, टेक इट इजी मत लीजिए। ओके एक मिनट मैं देख के आपको करता हूँ। हाँ हाँ मुझे बताओ बताओ। और बाकी लोगों ने भी, मैंने वो चीज देखी है टेस्ट में, ज्यादातर फोकस आप लोगों ने ना CFU पे कर रखा है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं उस पे ज्यादा फोकस है। ये मत सोचो कि स्लाइड में सारा कुछ लिखा है तो हमको वो अपना सारा कुछ लिखना ही लिखना है। ये चीज पे फोकस करो कि मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेम्प्टेशन रखिए। ये कौन है, एक टेस्ट पे ये क्या एक्सप्लेन कर रखा है, तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। लो,
मैंने पूछा है हिमेटोपोइसिस, किसी को सुनना है हिमेटोस्टेसिस? अजय है क्लास में? नो मैम। अब देखो अजय ने क्वेश्चन हिमेटोपोइसिस की जगह हिमेटोस्टेसिस अटेम्प्ट कर रखा है, 0 नंबर। आपने क्या लिखा है डजंट मैटर, क्वेश्चन वो पूछा गया है पेपर में, वो मैटर करता है ना। इसलिए प्लीज ऐसे काम मत करिए जिससे आपको आता जाता जो भी है ना वो भी 0 हो जाएगा, कोई हेलो फायदा नहीं मैम। रहेगा। हाँ जी। मैम देखो, जैसे क्या नाम है मैम इसका, एरिथ्रो, इरिथ्रोपोइसिस में पहले डेफिनेशन दे रखी है, फिर साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन फीटल्स लाइफ में है ना, जैसे फिर इरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस है, ऐसे ल्यूकोपोइसिस में सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख रखी थी, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद स्टेम सेल्स आ गए नीचे, ये स्टेम सेल्स इसी का ही पार्ट है। आप बोल रहे हो वो प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर रखी है, जैसे वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट वाला एक्सप्लेन हाँ कर जी रखा हाँ है। जी हाँ जी मैम। आप जो फर्स्ट जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है उसमें तीनों एक्सप्लेन है ना प्रोसेस। मैम फर्स्ट चार्ट जहां से हिपेटोपोइसिस स्टार्ट हुआ है आपका टॉपिक। हाँ जी, एक मिनट मैम। मैम इसमें जो एक तो मैम चार्ट इसमें है जो ये वाला हिमेटोपोइसिस वाला, हाँ स्टेम सेल्स इसमें देखो तीनों आपको दिखा रखे हैं। हाँ जी अच्छा ठीक है, ओके। मैंने जैसे लिखा हुआ था ना वो आसान हो जाता थोड़ा, तो वो बोल रहा था। नहीं वो देखो अगर आप उसको अलग से एक्सप्लेन करोगे तो टाइम आपका एग्जाम में ज्यादा जाएगा ना। आप उसी को पूरा चार्ट बनाओगे तो एक एक करके प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो। नहीं मैं तो वैसे ही रात पढ़ रहा था, तो मैंने देखा जब ऐसे, तो उसमें कुछ था नहीं ज्यादा, इसमें बहुत कुछ था, मैंने बोला शायद पूछ लूं। नहीं नहीं वो आपकी प्रोसेस वहां एक्सप्लेन कर रखी है, बाकी आगे सेल एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो सेल आपको सारे लिखने हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। ओके मैम। जैसे क्या नाम है इसका, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के एक्सप्लेन किया आपने, वैसे ल्यूकोपोसिस का हमें अपने गोल से बना के explain कर दे। हाँ उसमें जैसे लिख रखा है कि यहाँ फर्स्ट सेल जो होते हैं ये माइलोब्लास्ट सेल से आते हैं, माइलोब्लास्ट से ये वाले सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर बाद में ये इस तरह से होते हैं, लास्ट में बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स या ग्रैनुलोसाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उस चार्ट को जो आपको डायग्राम दिख रही है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके मैम, ओके ठीक थैंक है यू मैम। ओके। बाकी लोग भाई क्या क्या कर रखा है टेस्ट में हैं? अच्छा नहीं कर रखा टेस्ट, क्या बात है, आता नहीं था या हम भूल गए? मैम लिखना Time कैसे है limit. वो नहीं पता था मैम, टाइम कंफ्यूज बहुत हो गया कम मिला मैम। था। यस मैम। नहीं यस देखो टाइम के लिए तो ये चीज तो मैं नहीं आपको वो कहूंगी, टाइम के लिए वो तो आपको करना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और अब से क्या रहेगा, आपकी हर क्लास में तकरीबन हर क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट रहेगा वो आपका स्टार्ट होगा वेंसडे से। इस वेंसडे को आपका टिश्यूज का टेस्ट होगा, बिकॉज पिछली बार मैंने टिश्यूज आपको पढ़ने को दिए थे, ठीक है। तो आपका वो मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक आपका रेडी है, तो टिश्यूज वाला जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसका टेस्ट होगा। और आपका जो थर्सडे और फ्राइडे का दिन है उसमें यही ब्लड वाला जो टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपका दोबारा टेस्ट लेंगे, ठीक है। मैम लिखते Yes, कैसे, ma'am. क्वेश्चन वगैरह में लाइक पैटर्न क्या है, समझ में नहीं आया लिखना कैसे है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लिखना वही चीज बता रही हूँ, अगर मैं हिमेटोपोइसिस के क्वेश्चन को ही आपको एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, उसके बाद आप पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे हिमेटोपोइसिस का। चार्ट बनाने के बाद आप एक एक करके प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे, उस प्रोसेस में जितने भी आपने वर्ड यूज करे, जैसे आपने टेबल बनाया वहां पे एरिथ्रोपोइसिस का, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं, मैच्योर कब होता है आपका आरबीसी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ में हमारे लिए लेंथी हो रहा है, एक चार्ट बना लो, एक टेबल बना लो जिसमें लिख दो आरबीसी, और आरबीसी के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, लाइक उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, आरबीसी की शेप कैसी होती है, वो शेप उसको कहाँ हेल्प करती है,
उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारा एक्सप्लेन करके जब आपका आरबीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आप उसके बाद स्टार्ट करोगे ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस ये होता है, डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप उसमें कह दोगे 2 तरह से सेल बनते हैं, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट आगे 3 तरह के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट जो है वो 2 तरह के होते हैं। फिर उनको आप आगे एक्सप्लेन करोगे, 5 सेल है, 5 को एक्सप्लेन करोगे। फिर लास्ट में आप थ्रोम्बोपोइसिस पे जाओगे जहां प्लेटलेट बनते हैं। प्लेटलेट कैसे बनते हैं, ठीक है, उसमें आपने वो मेगा कैरियोसाइट्स पढ़े हैं, वो सारा एक्सप्लेन करके वहां पर आपका खत्म होगा कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं। यहाँ थ्रोम्बोसिस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप प्लेटलेट्स तक वहां उसके फंक्शंस पे बाइंड अप कर दोगे कि प्लेटलेट का ये फंक्शन होता है। यू आर नॉट सपोज कि आप उसमें क्लॉट फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, थ्रोम्बोसिस करो, वो वहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हिमेटोपोइसिस है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस को एक्सप्लेन करना नहीं है। तो यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आया समझ में हर्षित कैसे अटेम्प्ट करना है? यस मैम। तो कंटेंट जितना ज्यादा लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलने के चांस उतना है। आप लिखने में कंजूसी करोगे, नंबर मिलने में भी कंजूसी होगी आपको। ये मैं मैम, फाइनल वो के बात स्टार्ट नहीं से है। बता रही हूँ मैम आपका टाइम कम था। बेटा देखो, टाइम तो इतना ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, मोर देन एनफ। आप ये सोच के चलो कि एग्जाम टाइम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको जो आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो आप उसको सोचने में कितना टाइम वेस्ट कर दोगे। अगर टाइम सोचने में चला गया तो तुम्हारे लिखने का क्या होगा। और 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पेपर में पता नहीं चलता। जैसे पेपर आता होता है ना, उसको 1-1 मिनट में ऐसा होता है कि मेरा 1 भी मिनट वेस्ट ना हो। लास्ट के 1 मिनट में भी हम लिख रहे होते हैं, चाहे वो नकल करने वाले लिख रहे हो, चाहे वो पढ़ने वाले लिख रहे हो, सबको होता है हम कुछ ना कुछ लिख लें, पास हो जाएं। तो बेटर है कि जिसको अच्छे से आता है उसके साथ ये सफरिंग्स ना हो, वो अपना पेपर अच्छे से देख के पूरा कर सके। अगर टाइम की लैकिंग की वजह से आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन छूट जाता है और तुमको आता हो, तो तुम क्या सोचोगे, मैंने थोड़ा जल्दी लिखा होता तो ये पूरा हो जाता। होता है ऐसा, कई बार हमारा पेपर छूटता है ना ऐसे। यस मैम, छूटता है। यस मैम। हम कितनी भी टाइम स्पीड बहुत पकड़ तेज लो, निकलता है। फिर भी कई बार पेपर में कुछ ना कुछ छूट जाता है और फिर दुख होता है, मुझे आता था, टाइम होता तो मैं लिख लेता। टाइम तो 3 ही घंटे का मिला था। मीन्स अगर आपकी स्पीड तेज होती तो आप पूरा कर लेते। तो ट्राई टू मेंटेन योर स्पीड। मैम सेशनल्स कितने आवर के होते हैं? सेशनल आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, 1.5। मैम इतना कम? कम बेटा बहुत है, हमें तो 1 आवर मिलता था हमारे टाइम में। 1 आवर में इतनी तेजी से लिखना पड़ता था और इतना लेंथी पेपर आता था। कितने बहुत है मार्क्स का 1.5 होगा? घंटे का। 30 फिर ठीक है। 30 मार्क्स का रहेगा आपका। उसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे, 10 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे। मैम होंगे कब सेशनल्स? सेशनल आपके पॉसिबली जितना है शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अपना रेडी रखिए। हाँ जी। कॉलेज कब ओपन हो गए? बेटा कॉलेज का कोई अपडेट नहीं है, आपके ऑनलाइन बेसिस पे होंगे अगर हो गए सेशनल्स। ऐसा अभी कॉलेज खुलने का कुछ नहीं है हमारे पास अपडेट। दूसरे जो रेगुलर दूसरे चल रहे हैं और सेमेस्टर आपके सीनियर बैचेस, उन सबके ऑनलाइन ही हुए हैं सेशनल और उनका फर्स्ट सेशनल हो भी चुका है। तो आपकी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई है, इसलिए आपका फर्स्ट सेशनल इतना डिले जा रहा है। आस्था भी मैंने मार्क्स नहीं देखे हैं, मार्क्स देख के मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, बट आपने पेपर अच्छा किया है। चलिए आज आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो 1 by 1 विल डिस्कस व्हाट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। फिर आपको एक वीडियो शेयर की जाएगी, वो वीडियो देखना आप, फिर उसके बाद दोबारा से डिस्कस करेंगे। अनिकेत, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? पता नहीं मैम ढंग से तो, लेकिन स्टेबल जो सिस्टम हमारा मतलब स्किन आती है उसमें नेल्स आ जाते हैं मैम, जो और
ये ऑर्गन्स होते हैं, वो नेल्स, स्किन्स हो गई, हेयर्स हो गए, ये इसमें आते हैं इस सिस्टम में। अच्छा, वो इसके बीच में आ गए। तो इसका यूज क्या है हमारे लिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का? इसका यूज ये एलिमिनेट करता है मैम प्रोडक्ट्स। एलिमिनेट करता है, ओ क्या चीज एलिमिनेट करता है? स्किन से सब्सटेंस हो गई, जैसे हम स्किन से तो हमारा स्वेट निकल जाता है। ओके, हाँ इमरान थोड़ा ऐड ऑन करो। हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को मैम वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करता है, जैसे निकेत ने बोला स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है, ठीक है। वन इज कि वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है, वन फंक्शन इज दिस। अनदर फंक्शन हम प्रोटेक्शन में भी डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। ओके, और मैम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वेरी नाइस, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और इन्फेक्शन से सेव करता है। हाँ, वो आ गया कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, बिकॉज वहाँ इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है डिजीज से बचे रहते हैं। और कुछ? मैम सेंसेशंस में हेल्प करता है। सेंसेशंस में हेल्प करता है, वेरी नाइस। और मैम सनलाइट से जो प्रोटीन मिलते हैं उसको एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। या फिर उससे क्या होता है? फिर मैम वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं और फिर उससे बाकी नहीं, वो तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन स्किन इसमें क्या रोल प्ले करती है? सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी मिलता है। तो मीन जो स्किन है दैट आल्सो इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। उस विटामिन डी से हमारी बॉडी में और क्या रोल प्ले होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी? क्या जरूरत है विटामिन डी की? हम सबसे पहले जो बोन्स वेरी नाइस, स्ट्रांग रखता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। आपने ये देखा भी होगा, जब कैल्शियम की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू टेक इट विद द मिल्क, दूध के साथ लेने के लिए कहा जाता है। दैट्स वाई कि जो कैल्शियम उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। जितने अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आपकी बोन्स में जाकर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, उतना ही आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलेगा। वो जो जॉइंट्स की पेन है या जो बोन्स में कोई दिक्कत आ गई है वो सारी उससे ठीक हो जाती है। सो जो भी विटामिन डी आपका स्किन प्रोड्यूस करता है वो बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं? 2। ओके, एनी अदर? कोई और कुछ कहना चाहता है स्किन की लेयर्स के बारे में? 3 लेयर होती है। हाँ, 3 लेयर्स होती है। दिनकर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? मैम एपिडर्मिस और अपर लेयर होती है, और मैम डीपेस्ट लेयर होती है सबक्यूटेनियस। ठीक है, अपर लेयर है, फिर मैम डर्मिस, सबक्यूटेनियस होती है। डर्मिस होती है। डर्मिस में सबसे पहले मेटल है, एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, और फिर हमारी सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस को हम और भी नाम से कहते हैं, बॉटम लेयर। हाँ जी, बॉटम लेयर। नहीं बॉटम लेयर नहीं, उसको कुछ और भी कहते हैं। सबक्यूटेनियस को कुछ और भी कहते हैं। फैट लेयर। फैट एब्जॉर्प्शन। हाँ, वह एडिपोज होता है प्रेजेंट, एग्रीड, लेकिन उसको दूसरे नाम से कहते हैं कुछ। दैट इज नोन एज हाइपोडर्मिस, ठीक है। सबक्यूटेनियस को आप हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, आल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। वीडियो शो कर रही हूँ, आप लोग वीडियो देखिए, देन विल डिस्कस। और प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ध्यान से सुनिएगा। विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑडिबल? Yes, ma'am.
प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको। हाँ जी भाई, समझ में आया कुछ वीडियोस देख के? यस मैम। चलिए एक और वीडियो शेयर करती हूँ, Yes, ma'am. उस वीडियो को भी देखिए, ठीक है? विल डिस्कस आफ्टर दैट। Visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. हाँ जी भाई, वीडियो देख के कुछ समझ में आया? क्या है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? थोड़ा Yes, ma'am. यस थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ कोई नहीं, ये वीडियोस आपको थोड़ा बहुत शेयर भी हो आया ही। जाएंगी। क्या कह रहे हो? मैं माड़ा मोटा है ही, मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ जी मैंने समझ आ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। यस मैम। मैम आप क्या बोली? मैम सब समझ आता है, जो कुछ बोलो। ये क्या देखो, कर रहे हो? समझ आता है मैम, बोल लिया करो। यस मैम, ये बोलना देखो करो। वो आदिति बोल रही है, क्या बोला आपने? आदिति बोली अभी मैम क्या बोला आपने, हमें समझ नहीं आया। मैडम फिर उसका पंजाबी मैम में वो ही। पंजाब से नहीं है इसलिए। सच में तो मैम फिर समझ नहीं हमें आया। हमें तो ओवरऑल बताना होता है ना कि जो सबको समझ में आए, वी हैव टू यूज दैट लैंग्वेज। तो इंग्लिश और हिंदी हमको फिर भी समझ आ जाती है। मैम उसको एक्स्ट्रा ठीक है जी, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। हाँ जी बस तुसी समझ लो, ਮਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। बस तुसी समझने वाले बनो। काटेंगे हम 4 काटने कैसे काटेंगे लोग वहाँ पे? 4 साल काटने क्यों? ਉਹ ਸਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਿਖा देंगे। ये देखो हरी सर मत सिखाएगा। भाई इतना तो समझ में आती है। नहीं देखो, बोलने की कोशिश जब करते हैं ना, तब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम किसी और के स्टेट वाइज लैंग्वेज बोलेंगे तो ऑब्वियसली हम वैसा एसेंट नहीं ला पाते हैं, लेकिन समझ तो फिर भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पंजाबी समझ में आती है, बट इफ इट इज टिपिकल समझ आती है। पढ़ाओगे तो सब समझ आ जाऊगा। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, पंजाबी ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ नहीं पै रहा। सब समझ आएगा मैम। वो देखो मैडम हिंदी में बोल लो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, यही बोल रही भाई थी। पंजाबी मैं सिखा दूंगा, जिन्हों पंजाबी नहीं आती ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। फॉर मोर डिटेल्स कांटेक्ट हर्ष शर्मा। नहीं जो मर्जी पढ़ा सब समझ आ जाएगा, चाहे भोजपुरी पढ़ा लो। अरे नहीं जी, भोजपुरी नहीं आती भाई हमें। मेरे को नहीं आती, ऐसे बोला। नहीं, अगर थोड़ा एसेंट में कोई बात करेगा तो भोजपुरी भी बोल लूंगी मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एसेंट वो आ जाता है जिस भी टच में आप रहो, हरियाणवी वाला टच है वो भी आ जाता है। बहुत आसान है। नहीं वो आपके लिए आसान है ना, आपका टच रहता है, जैसे आप बोलते रहते हो, हमारे लिए पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी इस टच में आना इजी है, लेकिन हरियाणवी वाले टच में बात करो। यस मैम। अरे नहीं, मैंने यहाँ लैंग्वेज का लेक्चर नहीं ना ले रखा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चल रही यहाँ पे। मैम प्लीज एक दो वैसे भी सीखनी पड़ेगी, हम सिटी में कहीं लोग बाहर जाएंगे तो हरियाणवी ठीक है, जनता ही बोलती है। नहीं हरियाणवी वाले तो लठ मार बोली होती है ना, वो मतलब बात बाद में होती है, ऐसा लगता है बस अभी पिटाई होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें मारने पीटने लगी हूँ। नहीं मैम ऐसा नहीं है। नहीं वो फ्लो में आएंगे, जब कोई बात करेगा हरियाणवी में तभी हरियाणवी निकलती है, ऐसे थोड़ा फ्लो हो जाता है। काफी देर हो गई मुझे छोड़े हुए, तो थोड़ा सा फ्लो कम हो जाता है। मैम हम पहाड़ से, हमें तो सभी लैंग्वेज आ जाती है समझ। आप पहाड़ी हैं? यस मैम। हम तो यूपी से हैं, सारी लैंग्वेज समझ में आती है। बढ़िया है, समझना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए। अरे आस्था क्यों हंस रही है, ऐसी बात नहीं है मैम, क्या हो गया?
कैसी बात है? हरियाणवी हरियाणवी है ना, हरियाणवी है ना वो। अच्छा, वो हरियाणवी है। हरियाणवी भी समझ आ जाती है भाई सानू, हरियाणवी भी आ जाती पल्ले साडे पै जाती है, भोजपुरी नहीं आती। वो जानता सब समझ में आती है। हाँ, सब सब समझ समझ में आ आती जाए। है। सब समझ नहीं, सब समझ लेंगे। बस पंजाबी गाने भी तो आते ही हैं। आप बस HAP समझ लो, है ना, बाकी सब हम समझ लेंगे तसल्ली के साथ, वो सब आ जाएगा। पंजाबी गाने भी तो आते ही हैं समझ में। और वो क्या? तो फिर वो हमें बीट समझ में आती है, ज्यादातर हम उसकी म्यूजिक की वजह से डांस कर रहे होते हैं, समझ में आ नहीं रहा होता उसमें गाने में चल क्या रहा है। सही कह रही हूँ ना मैं उन लोगों को जिनको नहीं समझ आती लिरिक्स ही नहीं वर्डिंग? समझते नहीं बंदे। मैम आता है मैम। नहीं, जिन्हें समझ नहीं आता वो देखो, वो कह रहा है, इमरान कह रहा है लिरिक्स समझ नहीं आता, हम सिर्फ मैम उसके अपनी बात म्यूजिक नहीं पे कर रहा नाच मैं। रहे होते हैं। सुनता क्यों भाई? मैम सुनता मैं अपनी क्यों बात भाई? नहीं कर रहा। मुझे नहीं आता। भाई चुप हो जा 2 हाँ। मिनट। हाँ, फिर किसकी बात कर रहे हो? मैम जो आप बोल रहे हो कि उनको समझ नहीं आती, मैम उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बीट पे नाचते हैं। हाँ, उन्हें लिरिक्स नहीं समझ में आ यस रहे मैम। होते हैं। वो सिर्फ बीट पे म्यूजिक, क्योंकि धूम धड़के वाला म्यूजिक है तो बस हम वही सुन रहे होते हैं। चलिए मैम लास्ट ਦੇ अब 5-10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। हाँ, बस फिर सारे ਨੂੰ समझ आ जाना कि मनी मैडम पंजाबी ਚ ਗੱਲ समझ आ करती है। जाना। जो सानू आदत पूछना है। होगा मैम पंजाबी में पूछ ਆ लेंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਈਡਾ। बाकी लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे पंजाबी, कोई बात नहीं। सुनने में आता है मजा, पंजाबी तो सुन के आता है मजा, हरियाणवी तो आता ही यार नहीं। पंजाबी घैंट चीज है। और यार ਨਹੀਂ ਘੈਂਟ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ पंजाबी घैंट चीज है, सारे ही घैंट है पर पंजाबी भी घैंट है। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। हरियाणवी चलो तो कोई फ्लो नहीं, में कर दंगे लिया हो गए यहाँ पे। हुन पढ़ लो भरावा, स्टेट को ओ छेड़ ली दूसरी स्टेट कंपटीशन। कॉलेज में कौन सी लैंग्वेज चलाओगे? बेटा कॉलेज में हिंदी पंजाबी इंग्लिश होगी सब। यार, नहीं नहीं ऐसा पंजाबी कुछ होते नहीं। लांड्रा मैम, लांड्रा है मैम, लांड्रा पंजाबी इतने अरे बोलते देखो हैं लोग। मेरी वो बात हिंदी सुनो, बोलते हैं भाई, कॉलेज में सारे क्लास हिंदी की बात बोलते कर कॉलेज रहे हैं, में क्लास आपको की बात हिंदी कर। बोलनी होती है। इवन हम आप लोगों को एड्रेस करेंगे, वी आर नॉट सपोज टू यूज पंजाबी, ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि सबकी समझ में आए। ऐसे जब जैसे कोई मुझसे एक बात करेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसको हिंदी में इंग्लिश में जवाब दूंगी, जब मुझे वो लैंग्वेज आती है तो मैं उसमें बताऊंगी। मेन पर्पज होता है आपको समझ आना चाहिए। आपस में काफी लोग बच्चे आपस में पंजाबी में बात करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट इन क्लास वी आर सपोज टू हैव विद इंग्लिश एंड योर इंग्लिश एंड हिंदी, बस इतना ही। हरियाणवी टच आ जाता है, जो हरियाणवी में बात करता है उनके साथ हरियाणवी टच भी आ जाता है, डोंट वरी। हम पूरी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल फील करवाएंगे, बट आप पढ़ने वाले बनो। अब ये मत सोचना कि मैडम बंगाल से बंगाली भी बोल लेंगी, इतना ज्यादा नहीं है मेरा एक्सटेंट, नॉर्थ इंडियन वाला ही है। ये क्या हो गया, गालियां वालियां क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? अपनी कहानियां लगी हुई है यहाँ पे, ये क्या लगे जिसको हुए नहीं हैं? समझ में आ रहा चैट बॉक्स में लगा है। सबकी अपनी भाषा है। हाँ, और क्या है, दांत निकल रहे हैं साथ में। चलो चलो सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, ठीक है, पहले HAP सीख लो, वो ज्यादा जरूरी है। और वेंसडे को, थर्सडे और फ्राइडे लगातार टेस्ट है, ठीक है। अपकमिंग हर वीक में आपके डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे, सो मेरे साथ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैम आज हमारा ये टेस्ट है, मैम हम ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। मैम वेडनेसडे को छुट्टी नहीं है करवा चौथ की? एक मिनट करवा चौथ सुन लो, तो तुम्हें क्यों छुट्टी मिलेगी उस बात की? रखेंगे ना। मैम ने तो फास्ट रखना होगा। मैं अनमैरिड हूँ, मैंने फास्ट नहीं रखना है, मैं तो क्लास लूंगी, ठीक है, वो मैरिड के लिए छुट्टी होती है, मैं तो बढ़ाऊंगी। रख लो मैं ले जबरदस्ती तुम्हारी छुट्टी बड़ी पंजाब च तां मैरिड भी रख दी जी। नहीं जी, मैं नहीं रख दी, मैं नहीं भुखा रह सकती है, सॉरी। चलो वो भी ठीक है, और की बातें देखांगे। अच्छा चलो, अभी जब तक कोई नोटिस आएगा, वैसे करवा चौथ के लिए फुल डे की कभी लीव नहीं होती है, मैं बता देती हूँ पहले ही। अगर ऑफ मिलता है तो लास्ट के 1 आवर या 2 आवर्स के लिए मिलता है, यानी अगर आपको छुट्टी हुई तो 2 बजे के बाद ऑफ टाइम मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली ऑफलाइन मोड पे भी ऐसा ही होता है, कभी पूरे दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये याद रखिए कि आप लोगों का वेंसडे वाले लेक्चर जो है वो दिन के टाइम आते हैं। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है कि ट्यूसडे को आए तो आपका बाद वाला लेक्चर छूट जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट अच्छे से तैयार रखना।
आपका वेंसडे को टेस्ट होगा टिश्यूज का,